कैसे हो फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर पीरियोडिक फंक्शन के साथ। तो पीरियोडिक फंक्शन के अंदर हमने कल मतलब कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ बात की थी, जिसमें हमने बात की थी किसके कितने पीरियड्स होते हैं, मतलब कि कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो पीरियड अपने पास रखते हैं, कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो पीरियड अपने पास नहीं रखते हैं। कहने का मतलब पीरियोडिक फंक्शन है क्या, जो वो फंक्शन जो क्या होता हो, रिपीट होता हो, वो क्या होता हो, कुछ टाइम इंटरवल पे क्या होता हो, रिपीट होता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और उसमें ही हमने कुछ फंक्शंस देखे थे और उसके पीरियड भी देखे थे। तो आपको ये टेबल तो सबको याद होगा, कौन सा टेबल था, तो कि भाई साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये सबसे पहली बात थी। और उसमें क्या था, दो पार्ट थे। अगर क्या उसकी पावर क्या थी, उसकी जो पावर थी क्या थी, उसकी जो पावर थी इन्हें के उसकी जो पावर थी वो क्या थी, ऑड होती। अगर पावर ऑड होती तो क्या आती, रेंज 2 पाई, मतलब कि पीरियड क्या आता, 2 पाई आता। बट उसकी पावर अगर क्या होती, इवन होती, तो रेंज पावर क्या पीरियड क्या आता, पाई आता। तो ये सिंपल सी बात है, फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसका यूज़ तो हमें हर बार जब भी पीरियड फाइंड करना होगा इसका यूज़ होने ही वाला है। और हम डिफरेंट केसेस देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो दूसरी बात, दूसरा क्या था हमारे पास, टेन और कॉट था। और टेन और कॉट में तो कोई भी पावर हो, क्या हो, कोई भी पावर हो, आंसर क्या आएगा, पाई ही आएगा। टेन और कॉट के केस में कोई भी आपको पावर मिल जाए उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पाई आएगा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, तो एक चीज़ देखी थी हमने, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में अगर कुछ दिया है, मतलब कि मानांक में मोड में कुछ दिया है, तो उस केस में हम क्या करते थे, उस वाले केस में क्या करते थे, ऑटोमेटिकली क्या ले लेते थे, ऑटोमेटिकली पाई ले लेते थे। क्या लेते थे, ऑड हो या इवन हो हमें फ़र्क पड़ता नहीं है, हम क्या लेते थे, इसका पीरियड पाई लेते थे। तो यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई। 2 पाई कहाँ पर, कि जब भी साइन, कॉस, सेक, कोसेक की एन ऑड पावर आ जाए तब क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। फिर हमने एक देखा था, चलो एक और भी देखा था, जो जैसे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो गया, क्या हो गया, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर टेन कॉट का हो गया। चलो ये मॉड्यूलस तो चल जाएगा, बट अगर पावर की बात करें, इसकी पावर की बात करें, ठीक है, पावर की बात करें, मॉड्यूलस ना हो तब की बात है। चलो मॉड्यूलस ना हो तब की बात है, तो पावर क्या होनी चाहिए, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 n इवन। क्या होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा, 4 और 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी बात इवन होनी चाहिए। तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2। तो ये वाला केस खास याद रखना, ये वाला केस कभी भी आपको दिख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी साइन, कॉस, कॉसेक, सेक या फिर कॉट 10 का कॉम्बिनेशन मिल जाए और उस कॉम्बिनेशन में आपको n क्या मिल जाए, पावर क्या मिल जाए, 4 से ज़्यादा और वो भी इवन मिल जाए, या फिर तो क्या मिल जाए, साइन और कॉस जैसे दो टर्म्स का मतलब मोड में सम मिल जाए, दोनों केस में क्या होगा, आपका आंसर क्या आएगा, π/2 आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। फिर हमारे पास था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, और उसका तो सबको पता है क्या होता है, 1 है ना। फिर कुछ कांस्टेंट फंक्शन भी थे, बट उसका क्या होता है, नो पीरियड, कान डिटरमाइन, क्या लिख सकते हो, कान डिटरमाइन, या फिर नॉट पॉसिबल, दोनों में से जो आपको मन करे लिख सकते हो। तो ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, तो कि ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद करने वाले। हमने ये चीज़ आपको, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने अच्छे से समझ ली होगी, अच्छे से इसको लिख भी लिया होगा, तो आपको आती होगी, ठीक है ना। तो जल्दी से हम इसके बाद की चीज़ पे जाने वाले हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसके ऊपर जाने वाले हैं ना। जल्दी से इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो फिर से मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। चलो अब किस पे आ जाएंगे हम, अब मैं बात करूंगा आपके सामने, चलो व्हेन कांस्टेंट इज एडेड टू फंक्शन, ये शब्द ध्यान रखना, ये शब्द ध्यान रखना, क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूँ, सेकंड टॉपिक इसको दे देना कि भाई व्हेन कांस्टेंट इज एडेड टू फंक्शन, मतलब कि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट ऐड होना, मतलब ऐसा नहीं कि फिर सिर्फ ऐड ही होना। कांस्टेंट क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, कांस्टेंट क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कांस्टेंट क्या हो सकता है, तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कांस्टेंट क्या हो सकता है, तो कांस्टेंट डिवाइड भी हो सकता है, कांस्टेंट चाहे तो f(x) को अपनी पावर में भी लिख सकता है,
समझ में आ रहा है? कांस्टेंट नहीं, पर चलो एस ले लो, एफ ऑफ एक्स ले लो तो भी चलेगा, समझिए पावर ही हो रही है ना, तो ये भी चीज़ चल सकती है। तो ये सभी केस में आपका जो पीरियड रहेगा टी विल रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। मतलब अगर मैं ऐसी कोई भी हरकत करता हूँ तो भी मुझे आंसर में क्या चेंज मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इससे मतलब सर समझ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? समझ में आया? कैसे समझ में आया? सर मुझे जल्दी से बता दो, साइन एक्स का क्या होता है ये बताओ। साइन एक्स का क्या होगा पीरियड? 2 पाई। तो साइन एक्स माइनस 3 का पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा सर। चलो जल्दी बताओ, ई रेस टू साइन एक्स माइनस 3 का पीरियड क्या होगा? देखो देखो देखो, के रेस टू एफ एक्स, ई क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर मैं फंक्शन ऊपर कर देता हूँ तो भी क्या रहेगा पीरियड मेरा? 2 पाई। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसका मैं क्या देता हूँ इसके आगे मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या रहेगा? कुछ नहीं। चलो इसके ऊपर अंडर रूट लगा देता हूँ तो भी क्या रहेगा? 2 पाई ही रहेगा। कहने का मतलब कि मेरा अगर फंक्शन के साथ, जो फंक्शन है ना उसके साथ कुछ भी ऐड करो, कुछ भी क्या करो, कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरा जो पीरियड रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सेम। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 10x अंडर रूट 10x माइनस 4 डिवाइड बाई 5e चलो उसकी 8 पावर। चलो इसका क्या आएगा? कुछ नहीं, क्या आएगा? 10x का जो होगा वही t इज इक्वल टू पाई। क्या आएगा? t इज इक्वल टू पाई ही आएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे सोल्व होती है। दूसरी बात अगर मैं बात को तो चलो इसका क्या आएगा? तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर होता है तब क्या होता है? पिछली बार में देखा था इवन है तो क्या होगा? पाई होगा। तो इस केस में क्या आंसर आएगा? पाई आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं आसानी से, हर किसी को समझ में आ रहा है ना? क्या करना है? सिंपल सा फंडा है, अगर मेरे पास क्या होता है फंक्शन के साथ कुछ ऐड करो, माइनस करो, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, उसके साथ डिवीजन करो, उसको किसी की पावर में लिख दो या फिर उसका अंडर रूट भी कर दो, आपका आंसर पीरियड का क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। पीरियड का आंसर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो ये आप जब एक साथ देखते हो ना तब आप उसके मतलब सोचने लग जाते हो क्या होगा क्या होगा। ये तो मैंने आपको बना के दिया तो अभी की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर मैं क्या करता इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देता ना तो आप भी डर जाते। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई कोई भी कांस्टेंट के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। कभी भी आपको सिंगल फंक्शन दिखे तो समझ जाने का इस तरीके का ही कुछ जोल है ना। सिंगल फंक्शन जब भी दिखे तो हम समझ जाना इसी तरीके का कुछ जोल है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलो हो गया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। चलो मुझे एक चीज़ बताओ, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? एक दूसरा थर्ड ले लेता हूं मैं। चलो इसका ले लो, कुछ ले लेते हैं
चलो इन चारों के आंसर निकाल के दो, जल्दी से इन चारों के आंसर निकाल के दो। चलो सबसे पहले इसका बता दो क्या आएगा। तो आपको हर बार पता है ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। x² + x + 1 हमने बहुत बार देखा है और उसका आंसर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर किसी को नहीं भरोसा हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, d<0 फाइंड करके भी आंसर प्रूव कर सकता है। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिग्नम फंक्शन के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज़, मतलब ये हमेशा क्या है, ये पूरा स्टेप 1 है। तो आपको धोखा दिया गया था कि ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, तो कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है 1। मैंने बोला था कि जब भी आपको क्या हो जाए, सिंगल फंक्शन दिख जाए। सिंगल फंक्शन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। तो देखो भाई, अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ इन चीज़ों की तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जोलबाल तो है। अब सिग्नम फंक्शन में ये चीज़ दी थी तो इसका मतलब ये 1 ही था। तो अब देखो अब फंक्शन कैसा दिखेगा, अब फंक्शन कैसा दिखेगा, x - 3 + 2/3। अब बताओ एक ही फंक्शन है, कौन सा है, ग्रेटेस्ट मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। x के साथ x क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x - 3 है। इससे फ़र्क पड़ेगा कुछ, कुछ नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आएगा वो बताओ जल्दी से, चलो 1, t क्या आएगा 1। तो हमें पहली बात कर ली थी कि फंक्शन के साथ कुछ ऐड हो जाए, कुछ ये हो जाए तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। चलो और क्या है यहाँ पर, सिग्नम फंक्शन e⁻x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये भी धोखा है, ये भी क्या है 1 है। तो √10 x + π/3 माइनस ये क्या था, सिग्नम e⁻x, तो 1 था। तो इसका पावर क्या है 4। तो हमें पावर से कुछ मतलब नहीं है, -1 से भी कुछ मतलब नहीं है, यहाँ भी + π/3 कुछ मतलब नहीं रखता। तो क्या हो गया 10x, क्या हो गया 10x का क्या होगा जल्दी बताओ, √ का भी कोई मतलब नहीं है। 10x का क्या होता है, अरे 10x का पाई होता है ना, भूल गए क्या, अरे वो टेबल याद रहनी चाहिए आपको। 10x का क्या होगा पाई, तो इसका आंसर की क्या आएगा, पाई आएगा। सिंपल सी चीज़ है। इधर बताओ इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, समझदार सही वाली बात, क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। तो +y तो कुछ मैटर करेगा नहीं, तो क्या रहेगा, सिर्फ यही मैटर करेगा, वो भी क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। तो इसका आंसर क्या आएगा, t = 1, t = क्या आएगा 1। यहाँ पर देखो क्या है, e⁻10x मॉड्यूलस में दिया है। तो सर आपने तो बोला था कि 2 फंक्शन एक साथ नहीं आ सकते, इधर तो 2 फंक्शन है। अरे अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, √ में स्क्वायर, क्या बोलते हैं उसको, √ में स्क्वायर होता है तो उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। याद होगा तो बता दूं, √ में x² क्या होता है, मॉड्यूलस x होता है। तो ये आपको मॉड्यूलस x ही दिया था, मतलब मॉड्यूलस cot x दिया था। और मॉड्यूलस 10x + मॉड्यूलस cot x क्या होता है, पीरियड। अरे भाई टेबल याद रहनी चाहिए, क्या होता है π/2 होता है ना। तो पीरियड मतलब वो जो टेबल्स है, हमें टेबल्स पक्का पता होने चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं पता है तो मैं बोल रहा हूँ आपको पीरियडिक फंक्शन छोड़ना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ ना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको वो फंक्शन के मतलब वो टेबल पता है ना, तो बहुत सारी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप आंसर तक पहुँच जाओगे। बट वो टेबल पता होना तो ज़रूरी है ना। अगर हमें फैक्टर के वो फॉर्मूले ही नहीं पता तो हम कहाँ से बात करेंगे, वो लंबी वाली कहाँ से एक्स फाइंड करने की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज़ है, अगर आपको टेबल ही नहीं पता, उसके पीरियड्स ही नहीं पता, तो उसको माइनस प्लस क्या करना, वो सब चीज़ तो बात की बात हो गई ना। तो पहले बेसिक आपको क्या हो पता होने चाहिए, उसके पीरियड पता होने चाहिए। चलो जल्दी से ये चारों चार लिख दो, जल्दी से ये चारों चार लिख दो, वीडियो पोस्ट करके लिख दो, चलो जल्दी से। चलो आगे बढ़े, अब नया टॉपिक का नाम दे दो, when constant is associated with x। when constant is associated with x। देखो पहले में क्या था, कांस्टेंट किसके साथ एसोसिएट कर रहा था, फंक्शन के साथ। अभी यहाँ कहाँ पर है, कांस्टेंट किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, x के साथ। x कौन सा, जो फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं वो x। तो f ऑफ x का पीरियड क्या था, t। तो भाई f ऑफ के ax प्लस b का पीरियड क्या होगा, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको पता है ना, ये तो a क्या हो सकता है 1/भी हो सकता है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साथ में ही आ गया। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसके साथ करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके साथ करता हूँ, x के साथ, फंक्शन के साथ नहीं, x के साथ। अरे फंक्शन के साथ किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन के साथ। और ये किसके साथ है, x के साथ।
तो एक चीज़ याद रखो, x के साथ अगर मैं करता हूँ तो इस केस में आपको क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अगर जो मल्टीप्लिकेशन में पार्ट है ना वो क्या आ जाता है, डी के डिवाइड में आ जाता है। क्या हो जाता है, टी के डिवाइड में आ जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है। अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी वैल्यू दी है, आपको क्या करना, पटक के उसको टी के नीचे ला देना है। तो आपका जो नया पीरियड बनेगा वो क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू टी बाई ए क्या है, तो कि जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो है। आसान बताऊँ मैं आपको, सिंपल सा लेते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सेक क्यूब एक्स, क्या आएगा t, बताओ जल्दी से, क्या आएगा 2 पाई, सही है। चलो मुझे बताओ सेक क्यूब 5x, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई है, तो क्या आएगा 2 पाई बाई 5। चलो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 5। चलो सेक क्यूब x माइनस 5 क्या आएगा, जल्दी बोलो, t 2 पाई बाई कुछ नहीं होगा, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी हो, फर्क पड़ा क्या, इसका कुछ मतलब बना कुछ नहीं, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आएगा 2 पाई ही रहेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो अब मैं बताओ सेक क्यूब x का इज 3 माइनस 1/3, अब क्या आएगा t, जल्दी बताओ। तो क्या है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1/3, तो 2 पाई डिवाइड बाई 1/3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 6 पाई, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 पाई आएगा। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है वो चीज़ हमें नोटिस करनी है। यहाँ पर सेक स्क्वायर लिया था, चलो ये क्यूब कर दो, क्योंकि उसके लिए तो पाई आता है ना, उसके लिए तो पाई आता है, ठीक है। चलो और एक ले लेते हैं, अगर मुझे बोला 10x डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, फिर मुझे बोला है फ्रैक्शनल वाइड फंक्शन 3x, फ्रैक्शनल वाइड फंक्शन x बाई 2x माइनस 3/4। चलो जल्दी से बताओ, तीनों के मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से बता दो। इसका क्या आएगा, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है n फैक्टोरियल, तो सीधा सा है t डिवाइड बाई 1/n फैक्टोरियल, t डिवाइड बाई 1/n है, ध्यान रखना आप, t डिवाइड बाई n फैक्टोरियल मत कर देना। x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, तो t के नीचे क्या आएगा 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, कहने का मतलब क्या आएगा n फैक्टोरियल इंटू t क्या है, पीरियड क्या होता है t का, और सॉरी 10 का पीरियड होता है सर पाई होता है, तो इधर क्या आएगा पाई। चलो इधर बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का क्या होता है पीरियड 1, मल्टीप्लिकेशन में क्या है 3, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 3, तो आंसर क्या आएगा 1/3। तो ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल हो जाता है। इधर देखो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है 2/4, इसका मतलब x 1/2 है, होगा ना 1/2 x माइनस 3/4, ऐसा हो रहा है ना ये तो अब बताओ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आया 1/2, तो t डिवाइड बाई 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 1 डिवाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 2 पर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो रहा है आपके पास 2 हो रहा है कि नहीं, हुई है कि नहीं, तो ये है हमारा 2। चलो तो समझ में आ रहा है क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ है उसको डिवाइड में डालना हो, डिवाइड में डालने के टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो नेगेटिव ना हो, सिंपल सी बात है ना, वो प्लस पॉजिटिव ही रहे, इतना ध्यान देना आपको। चलो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ मैं, अगर आ रहा है तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी उसके आंसर चाहिए, क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी उसके आंसर चाहिए। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करिए। और कहीं पे भी दिक्कत आए, ऐसा लग रहा है कि फास्ट जा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमने इसमें ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए हम ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं। तो ये फ़ोन नंबर है, आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। मैं आपको सच बता दूँ एक बात, मतलब आपको मुझे नहीं पता कि आप लोग घर पे क्या कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं, आप और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन, मैंने जितने क्वेश्चंस आपको दिए उसमें से शायद से एक आध दो डाउट आ गए होंगे, बाकी और भी बाहर का कोई डाउट तो आपके पास आया नहीं है। मटेरियल नहीं है क्या, मटेरियल नहीं है, अगर मटेरियल नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में, मतलब ये हफ्ते में आपको कैसे भी करके मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत मत करिए, आपके पास मटेरियल आ जाएगा फंक्शन चैप्टर का, विथ आपको एक अलग से एक जेरेबली के क्वेश्चंस में मैं अलग से दे दूंगा एक PDF में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है। फंक्शन चैप्टर खतरनाक तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फंक्शन में से हमेशा 1-2 चैप्टर क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको पता है 31 जैसे पता 30 या 31 जितने हमारे चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चन आता है 25, तो कौन सा चैप्टर ऐसा हो जो मिस कर सकते हैं, तो फंक्शन कभी मिस नहीं होता, फंक्शन का एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। एक नहीं बोलूँगा मैं, किसी के साथ कंबाइन भी हो जाएगा, तो 1.5 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 1.5, ठीक है। तो जल्दी से पहले तो नोट डाउन कर लीजिए।
चलो हो गया, बढ़े आगे, आ जाओ, चलो जल्दी से आ जाओ। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख देता हूँ। चलिए, चलो इसने इतने के करके दिखाओ। टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, वीडियो पोस्ट कर लो, इज्जत से पोस्ट कर लो, खुद से ट्राई करो। अगर यहाँ पर नहीं कर पाओगे तो आप सोचो कैसे कर पाओगे, एग्जाम में कैसे कर पाओगे। तो ये अच्छी चीज़ है, हैबिट रखोगे। मैं जब भी आपको बोलूँ कि वीडियो पोस्ट करके आपको ये करना है, तो आप वीडियो पोस्ट कर दो और इसको सॉल्व करो पहले। चलो आए हम पहले क्वेश्चन पे, क्या आंसर आ रहा है आपका? चलो आंसर देखते हैं क्या आ सकता है। पहले तो ये बताओ एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, पाई या 2 पाई? क्या है मल्टीप्लीकेशन में? 2 पाई है। सर 4 भी तो है। अरे 4 तो कोस के नीचे है। अरे यार ये पूरा क्या है, एक फंक्शन है कोस का, उसके नीचे 4 है ना, है कि नहीं? एक्स के साथ तो का मल्टीप्लीकेशन में 2 और पाई, 2 पाई कोस का है, कोस का टी क्या होता है, 2 पाई होता है। तो 2 पाई डिवाइड बाई क्या आएगा, 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 पाई डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 1 हो गया, सिंपल। इसका बताओ अंडर रूट में साइन एक्स बाई 2 माइनस 1, एक्स के मल्टीप्लाई कौन है? पहले बात बताओ, साइन है, साइन है ना, साइन की पावर क्या है 1 है ना। ये तो अरे ये तो पूरा फंक्शन के बाहर की चीज़ हो गई। अंडर रूट क्या है, फंक्शन के बाहर है। साइन की कितनी पावर, 1 पावर, तो टी क्या आ गया 2 पाई। और दूसरी बार बताओ डिवाइड भी कितना करूँ, 1/2 या 2, 1/2, क्योंकि एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1/2 मल्टीप्लाई है। आंसर क्या आएगा, 2 पर जाएगा तो 4 पाई। कितने लोगों का हुआ ये, है ना, आसान कर सकते हैं। चलो इसका बताओ, कॉस स्क्वायर 1/3 1 माइनस एक्स। चलो एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1/3, तो इसका तो कोई भी बोल सकता है। कॉस स्क्वायर का टी क्या आएगा, पाई या 2 पाई? हाँ यहाँ गलती करी होगी किसी ना किसी ने, 2 पाई लिखा होगा, मुझे पता है कि किसने लोगों ने किया ये गलती की ना। चलो यहाँ पर और क्या आ सकता है, 1/3 माइनस में है तो मोड लगा दूँ, क्योंकि हमें पता है आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। पाई डिवाइड बाई माइनस 1/3 क्या आएगा 3 पाई। इसका क्या आंसर आ रहा है, पीरियड का 3 पाई आ रहा है। चलो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। 10 इनवर्स 8x + 9 क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 10 x के साथ क्या मल्टीप्लाई, 8, 10 है, 10 का क्या आता है पाई, पाई डिवाइड बाई क्या आएगा, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है 8 है, तो आंसर में क्या आएगा डिवाइड बाई 8, तो आंसर क्या आएगा t = π/8। सही नहीं, गलत, गलत। कितने लोगों ने ये करा, जितने लोगों ने भी करा कुछ नहीं सीखा। अरे कुछ नहीं सीखा, इतना भूल गए। 10 इनवर्स कभी पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं होता। 10 इनवर्स पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या, नहीं होता, 10 होता है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है नहीं ये तो। चलो इधर आ जाओ अभी जल्दी से, इसमें क्या आएगा जल्दी बताओ। तो देखो ये तो क्या हो गया, e⁻x हमेशा पॉजिटिव, तो ये पूरा क्या है +1 है, तो ये तो धोखा देने के लिए ही था। e⁻ था πx - 1, चलो 5x - 1, तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 5, और ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आंसर क्या आएगा 1, और डिवाइड में कितना जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई कौन है 5, तो 5 नीचे चला जाएगा, तो t क्या हो जाएगा 1/5।
अरे बताओ क्या आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो बताओ। आसान है ना, कर सकते हो कि नहीं? यस बस वही चाहिए था। चलो जल्दी बोलो। cos 2π माइनस 3x, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन है -3, तो डिवाइड तो इतने से करना है, ये पता चल गया। बट ये बताओ cos का क्या आएगा, t क्या आएगा सर, 2π आएगा ना। ओके, तो -3 कैसे लिखूँ मैं, इस तरीके से मोड में, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आंसर चाहिए। पीरियड कैसे होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। 2π/3 क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इसका पीरियड क्या रहेगा आपका 2π/3। सर ये 2π प्लस में था तो प्लस माइनस तो वैसे भी कोई फर्क नहीं करता, हमें तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करनी है। कितने लोगों के सच में, मतलब सच में मैं बोल रहा हूँ, अगर सच में ये सब सही हुए ना, मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता। सब में अगर सच में सब सच हो गए तो, और कहीं पे गलत भी हुआ है तो दिक्कत कहाँ करनी है, हमें सीखने के लिए तो लिखे थे, सीखने के लिए ही लिखे थे। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो, ये जल्दी से लिख लो। तो मैं कोई और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, और 2-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलो ये तो बहुत सिंपल है, झेल लोगे आप, मुझे पक्का बताएं। ये हो गया, रफ कर लूँ, वेट करूँ, रफ करता हूँ। चलो, अरे ऐसा कभी हो जाए कि आपका लिखना बाकी और रफ कर दिया तो बैकवर्ड चले जाओ, पीछे चले जाओ, लिख लो। कहाँ हमारा यूट्यूब जा रहा है। चलो मस्त क्वेश्चन है, मेरे को ये आंसर आपसे ही चाहिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं करने वाला इसमें। चलो ये क्वेश्चन है, आपको टी ढूंढना है, जल्दी से वीडियो पोस्ट करो और छाप लो अपने आप में। अरे इतना तो करना आता ही है, मुझे पता है आपको, सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करना है आंसर। अरे कह रहा हूँ ना आसान है, करो 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 करो, आसान है। चलो आ जाओ, कर लिया हो तो आ जाओ, चलो जल्दी से। नहीं किया तो वीडियो पोस्ट कर दो, अगर कर लिया है तो यहाँ पर रह जाओ। चलो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप किसका समेशन, अब देखो 2 और 4 का समेशन 6 दे रहा है, 1 और 5 का समेशन 6 दे रहा है। तो यहाँ पर सिलेक्शन मैटर करता था। जितने लोगों ने ये किया होगा उसका थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी, बट अगर आप ये चीज़ कर लेते हो किसके साथ, sin x और sin 5x के साथ, और sin 2x और 4x का सम, sin x प्लस sin 5x क्या होगा, 2 sin 6x/2 इंटू कॉस x माइनस 5 क्या होगा, -4x/2 प्लस क्या आएगा 2 साइन क्या रहेगा 2x प्लस 4x 6x/2 इंटू क्या रहेगा कॉस 2x माइनस 4x माइनस 2x/2। नीचे बता दो जल्दी से। अरे ये तो पता है ना, साइन प्लस साइन क्या होता है 2sc, c प्लस सी क्या होता है 2cc। तो यहाँ पर 2cc में भी क्या लिख दूँ, सेम चीज़, एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि नीचे और ऊपर एंगल सेम दिख रहे हैं आपको। तो ऊपर नीचे क्या रहने वाला है, कॉस कॉस हो जाएगा, बस ये साइन की जगह पे कॉस आने वाला है, बस इतना ही डिफरेंट है। तो कितने लोगों को ये पता चल गया? अगर पता चल गया तो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते ही आपको क्या पता चला, 2 कैंसिल हो रहे हैं, इतना पता चला। और तो लिख लेते हैं, ऊपर क्या है sin 3x cos 2x माइनस, तो cos भाव ही नहीं देता माइनस को। cos कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में माइनस प्लस सब सेम, तो ये क्या कर सकते हैं, माइनस को खा जाएगा, तो cos 2x आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा sin 3x, या हाँ sin 3x इंटू क्या आएगा cos x आएगा। नीचे बताओ cos 3x इंटू cos 2x प्लस cos 3x इंटू cos x। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, sin 3x कॉमन, cos 3x कॉमन, तो जल्दी से कॉमन ले लो। sin 3x डिवाइड बाई cos 3x बचेगा क्या, तो क्या cos 2x प्लस cos x। नीचे भी क्या बचा, वही बचा cos 2x प्लस cos x। कितने लोगों को इसमें समझ में नहीं आया? अरे आ ही गया होगा, इसमें क्या समझने जैसी बात है। सिंपल सिंप्लीफाई, माइनस कॉमन निकालो, कॉमन निकालते ही ये चीज़ गई। अगर ये चीज़ गई तो बाकी क्या बचा, sin 3x डिवाइड बाई cos 3x। और sin 3x डिवाइड बाई cos 3x क्या होता है, tan 3x। और चलो बताओ इसका पीरियड क्या होगा, tan का बताओ जल्दी से। पहले तो tan का क्या होता है सर, होता है पाई। कितने लोगों का गलत हुआ, पाई होता है ना सिंपल। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो पाई को कितने से डिवाइड करूँ, 3 से, तो t क्या आ गया आपका π/3। तो इसका पीरियड क्या रहेगा आपके सामने, π/3। ठीक है, मैं इसको लिखने के लिए आपको टाइम देने में नहीं वाला वैसे, तो ये खुद ही कर सकते हो ना आप, क्या ही इसमें लिखना है। चलो
आगे करो, बस रकम लिख लो, बस ऐसा न्यूमेरिकल लिख लो, आप खुद ही कर लोगे, मुझे भरोसा है, भरोसा है। फिर भी आप लोग मानोगे नहीं ना, पीछे जाके देखते तो नहीं हो ना। हाँ अच्छा, नहीं देख रहे हो, वही अच्छा है। चलो 2-3 और क्वेश्चन है, ये मस्त वाला है। इफ टाइम पीरियड ऑफ e raised to 3x minus x is t1 and e raised to 3x minus 3x is t2, then t1 by t2 dt। तो आपको क्या है, दो फंक्शन दे दिए हैं, दोनों फंक्शन के आपको क्या दिया है, पीरियड दिए हैं, और उसी पीरियड का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो करिए, इसमें मैं क्या करूँ, आप करिए। पहला क्या है 3, अंदर क्या बचेगा x माइनस मॉड्यूलस x, और ये तो हमने देख देख के बड़े हुए हम। क्या था इसका, जल्दी बताओ। अरे यार ये हो गया ना 3 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। अब मुझे बता, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x के बाहर 3 है, तो ये क्या हुआ, 3f(x) हुआ ना। 3f(x) और f(x) के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवीजन करो, कुछ भी ऐड करो, हमें फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो इसका t क्या आया, t1 जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का होता है वो क्या 1। अरे आया कि नहीं, x के साथ मल्टीप्लाई है या फंक्शन के साथ, फंक्शन के साथ। अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें फ़र्क पड़ता नहीं है, पीरियड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो पीरियड वैसे का वैसा। चलो इसमें बताओ क्या है, 3x माइनस 3x। चलो इसको भी देख के बता सकते हो, इसको देख के बता सकते हो कुछ चीज़। हाँ सर, ये भी क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अंदर आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में 3x आ जाएगा, क्योंकि आप देखो ना, इसको t ले लो, आप क्या ले लो, t मान लो। चलो अब आसान हो जाएगा, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन t बोल सकता हूँ, और t की जगह पर रख दो 3x। x के साथ मल्टीप्लाई है या फंक्शन के साथ, x के साथ। अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिक्कत करेगा, दिक्कत क्या करेगा, डिवाइड होगा। डिवाइड कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से होगा। तो t1 1 आया, t2 क्या आया 1/3, तो t1 बाई t2 क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 1/3, इसका मतलब आएगा 3। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था मेरे ख्याल से, तो आप भी कर सकते थे ना। जल्दी से नोट डाउन कर लो, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल था ये तो, खामा खाव करवा दिया मैंने, होमवर्क में दे देना था। चलो आ जाओ, आ जाइए, ये क्वेश्चन तो मज़ा लेने वाला है आपका। अरे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना आपको, इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो आप। ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स के प्रॉपर्टीज़ हमेशा रख के रखो, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जहाँ पर ये आने वाला है आपके जेलेवली में, आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना कि इसकी प्रॉपर्टी के बिना आप खेल नहीं पाओगे वहाँ पर। तो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखो, कुछ तो प्रॉपर्टी है यार, याद रखने में कहाँ जाएगा कुछ। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, पीरियड ऑफ अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में n 10 में है क्या, ओके। यहाँ पर पीरियड ऑफ 10x इज π/3, मतलब आपको पीरियड दे दिया है, अब आपको n की रेंज फाइंड करनी है। फाइंड n बिलोंग्स टू ब्रैकेट, n कहाँ पर है वो फाइंड करना है। तो सिंपल चीज़ है, 10 का पहले तो बताओ, तो पीरियड क्या होगा, 10 का पीरियड क्या होगा, आपको पता है ना 10 का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। 10 का पीरियड पाई होता है। और मुझे बताओ x के साथ मल्टीप्लाई है या फंक्शन के साथ, सर x के साथ, और x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है कहाँ जाता है, नीचे जाता है। नीचे जाता है मतलब यहाँ पर, तो आ गया ना नीचे, कौन आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n इज इक्वल टू क्या दिया है, π/3। तो इज्जत से पाई को रवाना करो, क्या बचेगा, इज इक्वल टू 3 ही हो जाएगा ना, 1/है है, तो क्या बचेगा, अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n इज इक्वल टू 3। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n क्या आ गया, कोई भी बंदा बोल सकता है सर 9 आएगा। और आपको एक चीज़ पता है, याद ना हो तो मैं बता दूं भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n बराबर x आ जाए तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है। सॉरी ये हमने नहीं पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ा था, याद करना है, ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो x क्या होता था, n से बड़ा और n+1 से छोटा। याद करो, ऐसी कोई चीज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, हर किसी लोग ने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है दिया है, n दिया है, तो मैं x की जगह पे n लिख दूँ, और 9 की जगह पे n की जगह पे क्या है 9 है, तो यहाँ तो पहले 9 लिख दूँ, और यहाँ पर क्या करूँ, एक ऐड कर दूँ। और दूसरी बात ये लेना नहीं है, इक्वल टू नहीं होगा,
तो n क्या आ जाएगा, n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, अरे n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 9 10। अरे आप ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने क्या किया, सिंपल सी चीज़ थी, 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई था, x के साथ अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n, और ये जो मल्टीप्लाई था वो कहाँ जाता है, पीरियड के नीचे चला जाता है, तो हमने पीरियड के नीचे डाल दिया और जैसे ही डाला सामने आने के साथ इक्वल कर दिया, पाई पाई कैंसिल चला गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर गया दोनों साइड, तो क्या बन गया 9, और उसी से मुझे क्या पता चला n कहाँ आ रहा है, 9 से 10। तो ऐसे सीमिर मस्त MCQ वाला क्वेश्चन हो गया, ये MCQ वाला क्वेश्चन हो गया। और अच्छे खासे लोग इसमें देख के ही सोच में लग जाते हैं यार क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिख गया, उसमें भी अंडर रूट दे दिया, मतलब सोच में ही पड़ जाते हैं, फिर हो ही नहीं पाता। चलो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो। चलो एक आखिरी क्वेश्चन आपने सामने पेश करता हूं मैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। चले चलो क्यों रहेगा क्वेश्चन, सही वाला क्वेश्चन है, ध्यान दे देना, इधर ध्यान दे देना। मेरे पास क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस हाफ 1/3, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 2/3, फिर है -3x प्लस सिग्नम x² प्लस 2x प्लस 3। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलो पहली चीज़ तो मैं सिग्नम पे चला जाता हूँ, क्योंकि सिग्नम मुझे हमेशा है ना तंग करता है, ये तो फंक्शन देता है होता नहीं है, बाद में हम चेक करते हैं तो होता नहीं है, तो इसको चेक करो पहले, तो डी निकाल लो। डी क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 3 12, तो ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, और ये ग्रेटर देन, ये क्या है, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो सिग्नम क्या देगा, +1 देगा। तो पहले तो क्या करो, इसको हटाओ, इस पूरे को हटा के क्या बोलो भाई, ये तो क्या है, सिर्फ +1 है, सिर्फ क्या है, +1 है ना, तो ये हमें देखना ही नहीं है। -3x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी होती है, हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो लिखा हुआ चीज़ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिखी हुई चीज़ जो है, वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर ये प्रॉपर्टी ऐड कर देना, क्योंकि हमारी रह गई थी, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था तो हमने लिखा ही नहीं थी, तो ये प्रॉपर्टी ऐड कर देना। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आपके पास x है प्लस x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n, ऐसे करते करते आपके पास क्या आ जाता है, x प्लस n-1 डिवाइड बाई n आ जाता है। क्या आता है, n-1 डिवाइड बाई n, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर nx बोलूँगा। तो ये जो चीज़ है ना, बहुत बार आगे जाके आपको घुमाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी एक पता होनी चाहिए कि जब भी मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन nx होता है, मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस 1/n x प्लस 2/n, ऐसे करते करते हम n-1 तक जाएंगे। अगर आप बताओ मुझे इसमें, अगर मैं लिख देता हूँ x n = 1 लेता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 तक ये आएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या लिखा है, वैसे देखने जाओ तो 0/1 लिखा है ना, ये तो क्या लिखा है, x प्लस 0/1 लिखा है। तो अगर x है तो x आएगा, अगर मैं बोलूँ 2x है तो कैसा आएगा, जल्दी बताओ, x तो आ जाएगा, वो तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस हाफ, आ रहा है समझ में। चलो 3x आएगा तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर x आएगा, ये तो पक्का है, फिर क्या आएगा, तो सर x प्लस 1/3 आएगा पहले, फिर क्या आएगा सर, x प्लस 2/3 आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, n फिक्स कर देना है। यहाँ पर 3 था तो 3 डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। और दूसरी बात, हमें एक एक बढ़ाते जाना है, तो 0 था, फिर 1 आया, फिर 2 आया। तो आप देख सकते हो ये चीज़ दिख रही है आपको, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है आपको, दिख रही है ना। तो इसको मैं क्या बोल दूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3x बोल सकता हूँ, माइनस क्या है, 3x है। चलो आगे बढ़ो, तो क्या आएगा, +1। अब बताओ x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल वाइज फंक्शन एक्स, तो इसको मैं क्या बोल दूँ माइनस फ्रैक्शनल वाइज फंक्शन 3x प्लस 1। अब बताओ फ्रैक्शनल वाइज फंक्शन का t क्या होगा सर 1 होगा। x किसके साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ या माइनस 3 के साथ, किसके साथ है 3 के साथ है ना, ये तो बाहर है फंक्शन की। चलो तो कितने से डिवाइड करूँ मैं 3 से, तो आंसर क्या आ गया t इज इक्वल टू 1/3 है ना, सिंपल। आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर जिन जिन लोगों को ये प्रॉपर्टी नहीं पता है वो तो छोड़ देगा, इसको कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखा है और ये खास नोंद लेना है, ये लिख लेना वहाँ पर जहाँ जहाँ आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है ना बुक में, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी खास लिख लेना, मतलब वहाँ पर बड़े हेडिंग में लिख देना। बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे हम कल के लेक्चर में और कल इसके ज़्यादा क्वेश्चंस भी देखेंगे। और दूसरी बात मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी आज, क्या क्या देखी कि फंक्शन के साथ कुछ ऐड हो, कुछ सब्ट्रैक्ट हो या डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो, फंक्शन को कहीं ऊपर चढ़ा दे, हमारे पीरियड को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। पर जिस दिन उसने क्या कर लिया, जिस दिन उसने बदतमीजी किसके साथ कर ली, एक्स के साथ कर ली, फंक्शन को छोड़ के अंदर बैठे हुए घर के बैठे हुए बच्चे को पकड़ लिया ना उसने, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तब क्या करेंगे हम, उसको डिवाइड करके नीचे डाल देंगे। क्या करेंगे, नीचे डाल के मतलब ऐसे दबोच देंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि पीरियड को क्या कब इफेक्ट होगा, जब फंक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब बात आती है एक्स के साथ तो वो थोड़ा हो जाता है, समझो आप। तो जब भी फंक्शन में हम चेंज करेंगे वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्स के साथ फ़र्क करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा। और वो भी कब, मल्टीप्लाई करेंगे तब। थोड़ा बहुत गुस्से मारेंगे तो चलता नहीं है, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन से फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि 2 फंक्शन में अगर हमारे पास 2 फंक्शन दे दे, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक ही फंक्शन से डील कर रहे हैं, है ना। अभी बस 2 फंक्शन आ जाए तो उसमें हम कैसे डील करेंगे कि 2 फंक्शन एक साथ आ जाए, समेशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एनीथिंग हो, तो उस टाइम पे मेरा पीरियड कैसे निकलेगा, है ना। तो उस वाले केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम कल देखेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा।